हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रहती है, ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी। तो दोस्तों, अगर आप जो प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एंड दो तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं कि अगर प्रीलिम्स और मेंस थोड़ा करीब है एंड थोड़ा प्रीलिम्स और मेंस थोड़ा दूर है। तो अगर दोस्तों अगर नज़दीक है तब तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे टर्म्स बताने वाला हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, ये वीडियो 2 मिनट का नहीं होगा, लंबा वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैं चाहता हूँ फोकस करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चाहता हूँ थोड़ा होमवर्क की जैसे बताना कि आप उनको सर्च कीजिए। जब आप सर्च करते हैं एंड कुछ कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो डेफिनेटली जो बाकियों का फायदा भी होता है और औरों को थोड़ा सा इम्पेटस मिलता है कि हम भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें। तो पहली बात। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपका प्रीलिम्स और मेंस थोड़ा दूर है, 1 साल या 1.25 साल या 1.5 साल के आसपास दूर है, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक इनपुट है कि आप इन चीज़ों पर जो यहाँ पे टर्म्स आपको दिखेंगे भी, उन टर्म्स पे फोकस कीजिए एंड ग्रेजुअली आप समझिए कि कितने ज़्यादा हमें चीज़ें अभी जाननी है, कितना सारा हमें कंटेंट अभी कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोनों ही तरह से आप इसको, अगर आपका चाहे पेपर नज़दीक है चाहे दूर है, तो अकॉर्डिंगली इसको डॉक्यूमेंट को यूज़ कीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे 2021 और 22 के बजट के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहती हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बजट के लिए होती हैं यूज़, एंड ये पिछले कई सालों से होती जा रही है, यूज़ होती रहेंगी। तो इसीलिए आने वाले सालों में भी ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए, बहुत ही वैसे आज अगेन यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे बारिश पड़ रही है, ठंड बहुत तेज़ हो गई है फिर से। तो ठंड कभी आती है जाती है, यही दिक्कत चलती रहती है नॉनदलेस दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपको स्टेटमेंट्स हमें जाननी है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, फाइनेंस बिल, एफआरबीएम एक्ट के चलते हमें हमारी सरकार पर क्या क्या पाबंदियाँ रहती हैं जो सरकार को जो पूरी करनी पड़ती हैं, एक्सपेंडिचर रिसीट में क्या फ़र्क है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम जो थोड़े से क्विक बातें कर लेंगे कि जो हमारे कुछ आउटकम एंड जो आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं जो सबसे पहली जो हमारी 3 चीज़ें हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड फाइनेंस बिल, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हमें कहा है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ यूज़ होती है। वर्ड जो हमारा होता है यूज़, वो बजट कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी नहीं कहा कि बजट प्रेजेंट करना चाहिए सरकार को। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 112, 113 एंड 110। 110 में हमारी डेफिनेशन है किसकी, फाइनेंस बिल की, कि कौन सी चीज़ है मनी बिल कहलाती है, कौन सी हमारी चीज़ फाइनेंस बिल कहलाती है। दोस्तों, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो के अंत तक थोड़ा आइडिया हो जाए। ऑलराइट, देन दोस्तों, सरकार हमारी जो बिल्कुल अगर आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर जनहित की सरकार है, लोगों का फायदा करना चाहती है, तो वो लोगों पर बहुत सारा धन लुटा देगी, है ना। लोगों के लिए ही धन इकट्ठा कर रही है, लोगों पर लुटा देगी। लेकिन दोस्तों, अगर हमने लोगों पर धन आज एकदम से सारा ही जो लुटा दिया, तो आने वाली जनरेशन्स के लिए क्या बचेगा। यूपीएससी ने 2020 मेंस में सवाल भी पूछा कि इंटर जनरेशनल पैरिटी, ठीक है, कि अगर आज की जैसे वही बोलते हैं ना कि आज आप खा लीजिए कोई बात नहीं, जो आपकी जो ईएमआई है, आपके जो पुश्तें भरेंगी, आने वाले पोते, आपके पोते पोतियां भरेंगे, तो आप चिल कीजिए। तो फिर आप जाकर दुकानदार से पूछते हैं, अरे सर, तो लेकिन आपने मुझे कहा था कि मैं जितना मर्जी खा लूँ, मेरी किस्तें तो मेरी जो पुश्तें भरेंगी, तो आप मेरे से बिल क्यों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो आपके दादाजी ने खाया था। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि इंटर जनरेशनल पैरिटी अगर मेंटेन रहे, तो उसी के लिए सरकार ने 2003 में डिसाइड किया, एफआरबीएम एक्ट लेकर आए कि आज तो हो सकता है ना हम कि बहुत खर्चा कर दें हम, और जो उसका लेकिन खमियाजा आने वाली जनरेशन्स को भुगतना पड़े। जैसे आप क्लाइमेट चेंज में भी पढ़ते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज में यही रहता है कि आप आज बहुत सारा, जैसे अगर धुआं प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को पावर देने के लिए एंड अपने घरों को पावर देने के लिए, लेकिन आने वाली जनरेशन्स के लिए जो क्लाइमेट बहुत ख़राब होता जा रहा है। तो इसलिए इंटर जनरेशनल पैरिटी आपको मल्टीपल लेवल्स पे इमेजिन करनी है, नॉट ओनली क्लाइमेट बट ऑल्सो फाइनेंस। ठीक है, तो सरकार ने खुद को रोका एंड एफआरबीएम एक्ट पास किया था 2003 में, ताकि इंटर जनरेशनल पैरिटी बनी रहे। देन आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग एक फ्रेमवर्क भी सरकार निकालती है। उसमें सरकार क्या कहती है कि सरकार कहती है कि हमने क्या सोचा था कि और उसका हमने कितना अचीव किया। ठीक है, सरकार फॉर एग्जांपल सोचती है कि एजुकेशन में कितना अचीव करना चाहिए था हमें, लिटरेसी रेट क्या होना चाहिए था, स्किल्स में क्या होना चाहिए था, वेरियस जो ऐसे आउटकम्स इमेजिन किए जाते हैं एंड उस पर फिर जो साल के अंत में देखा जाता है कि कितना हमने अचीव किया। ओके, देन दोस्तों, अब
अभी यहाँ पे जो टर्म बाय टर्म क्विकली देखना शुरू करते हैं। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हमें बताया जा रहा है कि आर्टिकल 112 के तहत ये देना मैंडेटरी है, इसलिए सरकार प्रेजेंट कर रही है। ओके, अब यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि सरकार अपने 3 फंड्स की बात करती है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट का जो फंड है, तो क्विकली मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, आर्टिकल कौन सा 266, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमसे सवाल पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में लिखा गया है इसके बारे में। तो जो कंसोलिडेटेड है 266 में है, एंड देन वैसे अदरवाइज देख रहे हैं 267 बात करता है कंटिजेंसी की। 266 में हमारा एक और चीज है, दैट इज बाय द नेम ऑफ पब्लिक अकाउंट जो फंड। ठीक है, आर्टिकल 266 में ही इसकी एग्जिस्टेंस है। अब इनमें फर्क क्या है दोस्तों, जितना भी सरकार पैसा कमाती है, जो सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा मतलब कि फॉर एग्जांपल टैक्स किसी ने अदा किया, किसी कंपनी ने पैसा कमा के सरकार को दिया, सरकार ने कहीं पर लोन दिया हुआ था, लोन रिकवर कर लिया, ठीक है, पैसे उसकी किस्तें आ गई। तो कुछ भी ऐसी जो चीजें हैं, सरकार ने अगर लोन पे करना है, सरकार ने कुछ खर्चे करने हैं, तो सरकार की जो धनराशि है, जो सरकार का वॉलेट है, जहां पे सरकार के जो तिजोरी, वो कौन सी कहलाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, ये बात तो समझ आई। तो फिर ये पब्लिक अकाउंट फंड क्या है? ठीक है, कंटिजेंसी बाद में आऊंगा। कंटिजेंसी तो सिंपल रहती है ना, कंटिजेंसी का मतलब रहता है कि अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन आ गई, सडनली ऐसे जो अनइमेजिनेबल कोई ऐसी घटना घट गई कि अरे ये क्या हो गया, एकदम से त्रासदी कैसे हो गई, कंटिजेंसी से पैसा निकाले। कंटिजेंसी का मतलब ही इमरजेंसी होता है ना, तो इसीलिए जो आप एक थोड़ा फर्क भी देखेंगे वैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये जो सरकारी पैसा है, तो इसलिए सरकार इसमें क्या करती है, या फिर कह सकते हैं नॉट ओनली एग्जैक्टली सरकारी पैसा, ये देश का पैसा है, तो इसलिए देश की परमिशन जरूरी है। देश कौन है दोस्तों? हमारा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में से जब तक हमारी अप्रूवल नहीं आता, हम कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन कंटिजेंसी, इमरजेंसी आ गई, तो उसमें क्या पार्लियामेंट की वेट करें? जी नहीं, प्रेसिडेंट की वेट करते हैं। प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि हम पैसा निकाल लें, वो बोलते हैं जी निकाल लीजिए, तो इमरजेंसी में लगा लेते हैं। 500 करोड़ रुपए इसमें हमेशा रहने चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि सरकार ने 300 करोड़ इमरजेंसी में खर्च कर दिए, तो सरकार अगले बजट से पहले इसको पूरा रिफिल करके 500 करोड़ हमेशा पूरा कर देगी। ठीक है, तो लेकिन जब इसमें 500 करोड़ के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 300 करोड़ सरकार ने मान लीजिए खर्च कर दिया इमरजेंसी में, तो 300 करोड़ रिप्लेनिश करने पड़ेंगे। तो वो कहां से आएंगे? कंसोलिडेटेड फंड से आएंगे। एंड जब वहां से पैसा आएगा, सरकार अप्रूवल लेकर ही पैसा डालेगी। ओके, देन दोस्तों पब्लिक अकाउंट की बात मैं आपको समझा रहा था। पब्लिक अकाउंट वो पैसा है जो सरकार का पैसा नहीं है एज सच। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल आपने कुछ सेविंग करी, या आपने कुछ प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, ठीक है, आपकी जो आपको था कि मेरे को थोड़ा सेविंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो पैसा प्रोविडेंट फंड सरकार के पास जमा कराते हैं ना, सर ये सरकार जी मेरा पैसा पकड़िए, एंड 8%, 8.5%, 9% जो भी इंटरेस्ट बनता है वो मुझे अब अंत में आप अदा कर दीजिएगा, 10 साल 15 साल जितनी भी साल की इसकी टेन्योर है। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा तो आप सरकारी एजेंसीज में करा रहे हैं, तो क्या वो पैसा सरकार का हो गया? जी नहीं, सरकार का पैसा नहीं है। सरकार के पास वो पैसा सिर्फ आपका जो उस सरकार की लायबिलिटी है, सरकार के पास धनराशि सिर्फ वो जमा है। ऑलराइट, तो ये बात ध्यान रहेगी कि प्रोविडेंट फंड एंड स्मॉल सेविंग कलेक्शन एटसेट्रा जो भी चीजें रहती हैं, जो सरकार को वापस अदा करनी है, सिर्फ सरकार के पास एक तरह से किसी की जो एक तरह से जो प्रॉपर्टी जो सिर्फ जमा हुई थी, लेकिन सरकार की खुद की नहीं थी। लेकिन दोस्तों यहाँ बात जो ध्यान देने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आपने प्रोविडेंट फंड में सरकार को पैसा दे दिया, मान लीजिए कि आपने सरकार को 1 लाख जमा करा दिया, और मान लीजिए कुछ साल बाद सरकार को जो जैसे भी इंटरेस्ट वगैरह लगा, सरकार को आपको 1.5 लाख रुपए वापस करना है। ठीक है, तो लेकिन सरकार 1.5 लाख वापस कैसे करेगी? जब सरकार कुछ पैसे कमाएगी तो ही 1.5 लाख बनेगा ना, सरकार जेब से थोड़ी ना पैसे डालेगी। कोई भी बैंक ऐसे ही करता है, बैंक आपके पैसे को जो जमा करा देते हो आप, कहीं इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करके कहीं इनकम आती है, इनकम से आपको ये जो इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो इसीलिए प्रोविडेंट एटसेट्रा फंड वगैरह में भी जो पैसा आता है, सरकार आगे इन्वेस्ट करती है। उसके प्रॉपर आगे पूरी गाइडलाइंस गिवन है कि कितना पैसा जो हम शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, कितना पैसा हम आगे लोन में दे सकते हैं। ठीक है, तो लोन किसको? सरकार को लोन दे सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पैसा को जब हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे, उसकी भी अलग कंप्लीट गाइडलाइंस हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसमें से पैसा निकालने की जो हमारी जो किसी पार्लियामेंट एटसेट्रा की जो ऐसे ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं रहती। लेकिन आप ये बात समझ रहे हैं कि सरकार का पैसा नहीं है ये, ठीक है, इट्स नॉट गवर्नमेंट्स मनी, बट लेकिन गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन। गवर्नमेंट कस्टोडियन जैसे एक्ट करती है, और आपको इस पे इंटरेस्ट एटसेट्रा जो भी मिलना है उसके लिए वो सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार अकॉर्डिंगली पैसा इन्वेस्ट करती है। ओके,
देन दोस्तों यहाँ पर जो अब बजट को अगर हम दो टुकड़ों में अगर हम तोड़कर देखें तो बजट हमारे पास दो टुकड़ों में नजर कैसे आता है। जो कंप्लीट सरकार ने जो खर्चा करना है ना, मान लीजिए सरकार ने जितना भी एक्सपेंडिचर करना है, तो एक्सपेंडिचर जो होगा सरकार का वो या तो होगा लॉन्ग टर्म के लिए कि सरकार बड़े बड़े ब्रिजेस बनाएगी या सरकार जो डैम्स बनाएगी, या होगा शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब है सरकार को आज आपको कोई सैलरीज पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर सरकार ने अगर कोई उधार लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पे करना है। तो दोनों तरह से ही हमारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं। तो जो लॉन्ग टर्म चीजें जैसे आप शायद जानते हो, लॉन्ग टर्म कहलाता है जो सरकारी लैंग्वेज में इट इज नोन बाय द नेम ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल कहलाता है लॉन्ग टर्म, लेकिन जो शॉर्ट टर्म है इट इज नोन बाय द नेम ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले भी इस पर वीडियोस बनाए हुए हैं तो मैं सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ आपको। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो रेवेन्यू बजट का मतलब है शॉर्ट टर्म बजट, सरकार का जो शॉर्ट टर्म वाला जो बजट है कि अभी इस साल हमें क्या खर्चा करना था, क्या हमारे शॉर्ट टर्म में इनकम हुई। तो यहाँ पर अगर आप इस पर्पज से देखें तो रेवेन्यू में सरकार के पास जो भी पैसा जो टैक्स से इकट्ठा होता है, सरकार का ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहता है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज। लेकिन बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी होते हैं, सरकार की कंपनीज भी पैसा कमा रही हैं, है ना, बहुत सारी सरकारी कंपनीज है दुनिया में, हमारे देश में, तो वो पैसा कमा रही हैं, तो सरकार के वो इनकम कमा के दे रही हैं, लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, हमारे जो बहुत सारे एम्प्लॉयज सरकारी एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, तो सरकार का वो टैक्स एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। तो रेवेन्यू बजट के दो हिस्से हैं, एक तो इनकमिंग सरकार पैसा कमा रही है, एक आउटगोइंग। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रहेगी कि कौन सी इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो शॉर्ट टर्म वाली है रेवेन्यू कहलाती हैं। अकॉर्डिंगली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग चीज होती है, रेवेन्यू रिसीट, है ना, रिसीट का मतलब होता है जो इनकमिंग आ रही है, रेवेन्यू रिसीट अलग चीज होती है। ठीक है, खर्चा इज नोन बाय द नेम ऑफ एक्सपेंडिचर, इंग्लिश का वर्ड ही है, कोई खास ऐसे कोई चमत्कारी बात तो नहीं कह रहे यहाँ पर हम। जो इनकमिंग है जो रिसीव कर रहे हो दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ रिसीट। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए, जो सरकार, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया जो लॉन्ग टर्म की जो चीज़ें क्रिएट होती हैं दे आर नॉट नोन बाय द नेम ऑफ रेवेन्यू, है ना, उनको रेवेन्यू नहीं कहते, रेवेन्यू शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म इज नोन बाय द नेम ऑफ कैपिटल। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक बात ध्यान रखने वाली है हमेशा, क्योंकि सवाल गलत हो सकता है, यूपीएससी बार बार चीज़ को भुनाता है। वो क्या है कि लेट्स से जो सरकार ने पैसा दिया स्टेट्स को, ठीक है, जो हमारी सेंट्रल, क्योंकि हम दोस्तों ये बजट किसका कर रहे हैं, हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कर रहे हैं ना, किसी स्टेट का बजट तो नहीं पढ़ रहे कि आप मुझे बता दीजिए कर्नाटक का बजट क्या है या फिर पंजाब का बजट नहीं, हम समझ रहे हैं ना, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का समझ रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे स्टेट्स को भी पैसा देती है। ठीक है, स्टेट्स को बोलती है कि आपके पास भी कुछ धनराशि आपको ट्रांसफर कर रहे हैं हम, एंड अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर स्कूल बनाइए, आप अपने जगह पर कुछ आपको और कोई रोड्स वगैरह बनवानी है आप बनाइए। ठीक है, तो स्टेट्स आगे खर्चा करती हैं। हो सकता है स्टेट्स जो आगे खर्चा करें वो खर्चा लॉन्ग टर्म खर्चा हो, एसेट्स बनाए बड़े बड़े, तो लेकिन सेंटर ने जब एक बार ट्रांसफर कर दिया, स्टेट चाहे लॉन्ग टर्म खर्चा करें चाहे शॉर्ट टर्म खर्चा करें, वो सेंटर की अब सिरदर्दी नहीं रही। तो इसीलिए जो भी ग्रांट्स गिवन है स्टेट को, चाहे वो लॉन्ग टर्म बनाए, चाहे वो कैपिटल एसेट्स बनाए, चाहे वो कैपिटल एसेट्स ना बनाए, ठीक है, सेंटर उसको अपनी शॉर्ट टर्म में ही गिनता है, सेंटर उसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही गिनता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि ना बहुत बार ऐसा होता है, कंफ्यूज कर देता है आपको यूपीएससी बोलता है कि अगर स्टेट्स, जो सेंटर ने जो पैसा दिया स्टेट्स को फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो कहां पर आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? आप कहेंगे सर रेवेन्यू में ही आएगा, सेंटर ने तो पैसा दे दिया, स्टेट्स उसका आगे जैसा मर्जी उपयोग करें। ऑलराइट, तो इसलिए कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओके, देन कैपिटल रिसीट्स, जो सरकार की जो लॉन्ग टर्म में जो पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो उसमें अब सरकार पर्टिकुलरली कौन सी, यहाँ पे जो बोरोइंग्स, सरकार अगर उधार ले रही है, ठीक है, मार्केट से लोन ले रही है, 10 साल का लोन, 20 साल 50 साल का लोन, तो अकॉर्डिंगली वो कैपिटल, वो आ तो इनकमिंग रहा है ना, लोन आप पैसा उधार ले रहे हैं, तो लेकिन वो कैपिटल क्या कहलाता है वो दोस्तों, वो कहलाता है कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, एंड देन सरकार आपको ट्रेजरी बिल्स वगैरह देती है आरबीआई के थ्रू, एंड देन ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो जितने भी रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली, एंड अगर कोई आपने जो किसी फॉरेन कंट्री को या किसी और स्टेट को उधार दिया हुआ था, उससे लोन रिकवर कर लिया, वो भी कहां पर आएगा आपका, वो भी कैपिटल इनकमिंग में आएगा, कैपिटल रिसीट्स में आएगा। देन कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हो। इसको क्या कहते हो, जैसे आप एसेट्स बनाते हो, है ना, जो एसेट्स बनाते हो, लैंड या फिर बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है, तो जो लॉन्ग टर्म की चीजें हैं सरकार उनको कैपिटल में ही दिखाती है, एंड जो शॉर्ट टर्म की चीजों को रेवेन्यू में दिखाया जाता है। ऑलराइट, देन
अब इंपॉर्टेंट चीज अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन दोस्तों, होमवर्क नंबर वन। ठीक है, तो जो यहाँ पर अब जो चीज़ है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन की, सरकार अकाउंटिंग का कौन सा मेथड फॉलो करती है, वो जो मेथड फॉलो करने के जो बात कही गई है, वैसे वो CAG को कहा गया है। CAG आगे उसको फर्दर जो हमारे अकाउंट्स का, CAG इज आवर कंट्रोलर एंड अकाउंट, ठीक है, ऑडिटर जनरल, ठीक है, ये इज नॉट फॉर अकाउंट्स, इट्स फॉर ऑडिटर। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पर अकाउंट्स की बात है, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक अलग स्टैंडर्ड्स है, नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो आर्टिकल 150 में दोस्तों एक बॉडी की बात की गई है। आप मुझे जो मुझे कमेंट्स में बताएंगे आर्टिकल 150 में क्या CAG की बात की गई है, कि क्या CAG हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएगा या फिर कौन बताएगा। ठीक है, आर्टिकल 150 में कौन बताएगा हमारे देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कल भी एक स्पीकर पर लेक्चर बनाया था, उस पर भी मैंने आपको बात कही थी ये वाली। तो दोस्तों अब जो खर्चे की बात हो रही है, खर्चे में मैंने बताया था सैलरीज की बात हो रही है। सैलरीज तो शॉर्ट टर्म है, ठीक है, रेवेन्यू का पार्ट होनी चाहिए ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू से कभी कंफ्यूज मत होना, हमारे इंग्लिश का वर्ड हमें रेवेन्यू लगता है ना कि अरे कि पैसा आ रहा है, नहीं, सरकार इसको यूज करती है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलती है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। ओके, तो अब यहाँ पर आप बात समझिए कि ना सरकार के जो खर्चे हैं शॉर्ट टर्म वाले, सैलरीज वाली बात है, तो कुछ ऐसी सैलरीज भी हैं जो कि पार्लियामेंट जिन पर वोट नहीं करता। देखो सिंपल सा कारण है ना कि हम चाहते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं बात करूं लेट्स से जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर मैं जजेस की सैलरी को ऊपर नीचे कर दूं हर साल, तो जजेस को डर बैठ जाएगा ना कि अरे मैंने अगर अच्छा डिसीजन नहीं दिया तो सरकार मेरी सैलरी ना कम कर दे। तो इसलिए जजेस हमेशा ही अच्छा डिसीजन देते रहेंगे, सरकार की फेवर का डिसीजन देते रहेंगे, सरकार को ही फेवर करते रहेंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है, जैसे कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, सरकारी अकाउंट्स की ऑडिटिंग करनी है कि सरकार ने कुछ अगर ऊपर नीचे तो नहीं किया हुआ, कहीं कोई घपला घोटाला तो नहीं है। तो सरकारी अकाउंट्स की अगर ऑडिटिंग करनी है एंड अगर उनकी सैलरी सरकार ही डिसाइड कर रही है हर साल, तो वो तो कभी सरकार के खिलाफ डिसीजन देंगे ही नहीं, ताकि वो इम्पार्शियल रहें, ताकि उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, ताकि उनको ये सैलरीज की जो चिंता ना रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया है ना हमारे देश के, एंड देन उसके बाद प्रेसिडेंट के बाद आप देखिए जो हमारे चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट है ना, चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर लोकसभा, एंड जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG हमारे देश के, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनकी जो एंड बहुत से हमें जैसे लोगों के उधार पूरे करने हैं एंड रीपेमेंट करनी है लोन्स की, ये जो हमारे जो पर्टिकुलर जितनी भी चीजें रहती हैं, ये दीज आर नोन एज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, दो तरह के एक्सपेंडिचर है, इसलिए दो तरह के खर्चे हैं सरकार के, एक कहलाता है चार्ज्ड, एक कहलाता है वोटेड। ठीक है, तो जो चार्ज वाला है उस पर हर बजट में बहस नहीं होती, उस पर हर बजट में सरकार डिसाइड नहीं करती कि इनको सैलरी दें कि ना दें, नहीं, दीज आर जस्ट चार्ज, आपको देनी ही देनी है। ठीक है, लेकिन इनकी सैलरी वगैरह ऊपर नीचे कर सकते हैं, उनके लिए सेपरेट एक्ट आ सकता है, सेपरेट बिल पास हो सकता है, डिफरेंट जो, लेकिन बजट में हर साल डिस्कशन नहीं होगी, ताकि ये लोग अपना काम अच्छे से करते रहें। देन जो बाकी का बजट है दैट इज वोटेड बजट, उस पर पार्लियामेंट वोट करता है कि अच्छा ये हमने इतना खर्चा स्कूल्स पे करना है या ज़्यादा करना है, कम करना है, हेल्थ पे कितना करना है, दोज आर ऑल वोटेड थिंग्स। ठीक है, तो वोटेड एंड चार्ज आर डिफरेंट थिंग्स। तो जो चार्ज में कौन सी चीज़ें आती हैं हमेशा आपको याद होनी चाहिए। होमवर्क नंबर 2 दोस्तों, होमवर्क नंबर 2 आपका, आप मुझे बताएंगे कि क्या UPSC के जो हमारी जो सैलरीज रहती है, UPSC चेयरमैन की, चेयरपर्सन की सैलरीज हैं, क्या वो चार्ज एक्सपेंडिचर है या फिर वोटेड एक्सपेंडिचर है। ठीक है, UPSC चेयरपर्सन की सैलरी इज इट चार्ज और इज इट वोटेड। ऑलराइट, ओके। देन दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट्स, आर्टिकल 113 में कि जो कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या क्या डिमांड की उसके बारे में बात होती है, एंड देन उसको सेपरेटली दिखा सकते हैं आप। जैसे इस बार के बजट में 2021-22 में 101 डिमांड्स हैं टोटल डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसमें वोटेड चार्ज को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ नहीं है। एंड देन यहाँ पर जो वोटेड इन चार्ज में फ़र्क जो बताया गया मैंने ऊपर डिस्कस भी किया। देन उसके बाद सरकार अंत में आर्टिकल 110 जो 1A के जो तहत सरकार फाइनेंस बिल पूरा प्रेजेंट करती है। ठीक है, एंड उसमें सरकार बताती है कि कौन सा टैक्स को लगाया जा रहा है, कौन से को अबॉलिश किया जा रहा है, कौन से को ऑल्टर किया जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली जो इसको फाइनेंस बिल है ये मनी बिल कहलाता है। एंड जैसे कि हमने कल भी देखा था, जैसे दोस्तों जो हमारा मनी बिल है, मनी बिल कौन डिसाइड करता है, मनी बिल इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर। ठीक है, स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो फाइनेंस बिल आ रहा है बजट के तहत, जो बजट हमें प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज अ मनी बिल। आर्टिकल 110 में ये स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, FRBM एक्ट के तहत सरकार पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जो बहुत सारा खर्चा, एकदम से खर्चा बहुत सारा कर देगी, अगर जितने इनकम आ रही है उससे कहीं कहीं ज्यादा खर्चा कर दिया अगर,
तो दोस्तों क्या होगा, आने वाली जनरेशन्स के लिए जो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ वो उधार पूरा करते रहेंगी हमारा, ठीक है। तो इसीलिए जो FRBM एक्ट के तहत सरकार पर जो क्या कहा गया है कि कितना फिस्कल डेफिसिट हो सकता है, कितना रेवेन्यू डेफिसिट, कितना प्राइमरी डेफिसिट, एंड अकॉर्डिंगली टैक्स रेवेन्यूज कितने होने चाहिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उधार कितना होना चाहिए। ये सब कुछ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट हमारा जो एक्ट है 2003 का, उसके तहत ये हमारे टारगेट्स सरकार को मेंशन करने रहते हैं, ठीक है। जो 6 स्पेसिफिक इंडिकेटर्स हैं इस पर। फिस्कल डेफिसिट दोस्तों क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्विकली अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने सेपरेट एक वीडियो इसका अवेलेबल है, तो ठीक है। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की टोटल जितनी इनकमिंग थी, टोटल, ठीक है, जितनी भी इनकमिंग थी, टोटल का मतलब ये हुआ कि सरकार ने जितना टैक्स कमाया, जितना कोई नॉन टैक्स से आया, उधार जो सरकार को किसी ने वापस कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल उधार किसी को दिया हुआ था, उसने हमें वापस कर दिया, वो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। जो भी जितना भी इनकमिंग है इसमें से माइनस करते हैं जितना भी आउटगोइंग है। आउटगोइंग का मतलब है सरकार ने कुछ जो हमारे जो शॉर्ट टर्म में खर्चे करने हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में खर्चे करने हैं, ठीक है। रेवेन्यू हो गया, चाहे कैपिटल हो गया, जो जितने भी खर्चे हैं आउटगोइंग, एंड इंक्लूडिंग सरकार ने किसी को वादा किया हुआ है कि हम आपको लोन देंगे, सरकार ने जैसे मान लीजिए किसानों को वादा किया हुआ है कि आपको लोन मिलेगा, एंड जितना भी सरकार ने आगे लोन डिसबर्स करना है, जिसकी वादे किए हुए हैं, वो सब सरकार का आउटगोइंग का पार्ट है। जितना इनकमिंग आ रहा है और जितना आउटगोइंग, लेकिन अगर आउटगोइंग ज़्यादा हो गई कि कमा रहे हैं आप 100 रुपया, ठीक है, खर्च कर रहे हैं 103 रुपया, तो दैट मीन्स 3 रुपये का घाटा हो रहा है, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। जो टोटल इनकमिंग एंड टोटल आउटगोइंग, लेकिन टोटल इनकमिंग में आप एक बात ध्यान रखें, फिस्कल डेफिसिट में, टोटल इनकमिंग में आप लोन्स जो आप उठाएंगे मार्केट से, ठीक है, जो सरकार अभी लोन्स लेगी, वो शामिल नहीं होते। तो एक तरह से आप समझ के देखिए, फिस्कल डेफिसिट हमें सिर्फ यही बताता है कि सरकार को कितना लोन लेना है, ठीक है। 100 रुपए अगर सरकार कमा रही है, 103 अगर सरकार खर्च कर रही है, तो 3 रुपए लोन लेने हमें पड़ेंगे, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हमें इसी का ही अंदाजा देता है। देन देयर इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि अगर मैं टोटल कितना शॉर्ट टर्म में मैं कमा रहा हूं, शॉर्ट टर्म में कितना आ रहा है, शॉर्ट टर्म में कितना जा रहा है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। ऑलराइट, देन एक बार इसको अगर मैं रब करूं यहां पर, ठीक है, तो ये टोटल में से अगर मैंने माइनस किया था तो मेरा फिस्कल आया था, अगर रेवेन्यू की बात करी तो मेरा रेवेन्यू आ गया। प्राइमरी डेफिसिट दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में बहुत ही माइनर सा फर्क है। फिस्कल डेफिसिट में से अगर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सरकार अगर एक पैसा जो इनकमिंग कमा रही है और एक जो पैसा खर्च कर रही है, खर्च करने में सरकार कुछ लोन्स को भी अपनी रीपेमेंट करती जा रही है, कुछ सरकार ने किस्तें पे करनी है ना, लोन उठाया हुआ है बहुत जगहों से, तो किस्तें पे करनी है, तो उसका इंटरेस्ट भी सरकार को पे करना पड़ता है ना, कि तभी तो ग्रेजुअली इंटरेस्ट पेमेंट, और जो आपने उधार उठाते हो, जो आप उसको कुछ उधार के इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है। तो अगर मैं अपने फिस्कल डेफिसिट में से सरकार ने जितना इंटरेस्ट पे करना है उसको हटा दूं, ठीक है, तो मेरा आ जाता है मेरा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है, मेरा प्राइमरी डेफिसिट। कि इंटरेस्ट पेमेंट्स की मैं बात नहीं करता, लेकिन बाकी चीज़ों को देख लेता हूं मैं कि कितना मैंने जो बाकी सड़कों पर हेल्थ पे खर्च करना है, ठीक है, खर्चा, और लेकिन कितना मैं कमा रहा हूं, तो ये कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट एज सच तो किसी और के जेब में चली जाती है ना, वो तो जनता पे खर्च नहीं हुई, तो इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के बताइए मुझे कि प्राइमरी घाटा कितना है, ठीक है। एंड देन टैक्स, नॉन टैक्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना उधार ले रही है, चाहे एक्सटर्नली चाहे इंटरनली, ये सरकार कितना पूरा कर सकती है। तो इस बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा कि सरकार कितना पूरा कर सकती है, दैट इज नोन एज बाय द नेम ऑफ डेट सर्विस रेशो, ठीक है। डेट सर्विस करने की सरकार की कितनी अभी हालात चल रहे हैं, अच्छे या नहीं, डेट सर्विस रेशो आपका। प्लीज दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, होमवर्क नंबर 3, जितना कमेंट्स में आप बताएंगे उतना मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि टू शेयर मोर एंड मोर विद यू, ठीक है। तो दोस्तों होमवर्क नंबर 3 है कि डेट सर्विस रेशो सरकार की बेटर कब कहलाएगी, कब सरकार की डेट सर्विस रेशो बेटर कहलाएगी, जब ये ज्यादा हो या नंबर कम हो, ठीक है, नंबर ज्यादा या कम। तो 3 हमारे पास होमवर्क्स अभी तक हो चुके हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास होमवर्क्स जो आपको मजा आएगा, नहीं देख रहे तो ऑलराइट मैं पढ़ाता रहता हूँ आगे, ओके, ठीक है। दोस्तों सरकार के जो खर्चे रहते हैं वो या तो सेंट्रली जो सरकार की कुछ स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी रहती हैं, सरकार ने स्टेट्स को वादा भी किया हुआ है फाइनेंस कमीशन के थ्रू, है ना, फाइनेंस कमीशन ने कहा था ना कि स्टेट्स को पैसा देना है। 42% जो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कमाती है उसमें से हर एक जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कमा रही है उसमें से हर एक जो आपकी इनकमिंग है उसका कुछ हिस्सा शेयर होता है, नॉट हर एक का, ठीक है, लेकिन मोस्टली सभी चीज़ों का जो सरकार पैसा कमा रही है उसका मोस्टली सभी चीज़ों का पैसा शेयर करते हैं। 42% फाइनेंस कमीशन ने कहा है, वो भी जो भी शेयरेबल रेवेन्यू का पार्ट है 42% सरकार को ट्रांसफर करना है स्टेट्स को। कौन सी स्टेट को कितना देना है उसका आगे फर्दर पूरा डायग्राम है, ठीक है। एंड देन जो अदर ट्रांसफर जो स्टेट्स भी सरकार के रहते हैं, जैसे सरकार ने रिसेंटली कहा कि हम इतनी सड़कें बनाएंगे तमिलनाडु में, इतनी बनाएंगे वेस्ट बंगाल में, तो अदर ट्रांसफर भी हैं स्टेट्स की, एंड ठीक है दोस्तों। तो
यही जो ओवरऑल अगर यहाँ पर जो हमारा जो एक्सपेंडिचर प्रोफाइल एटसेट्रा जो हमने जो चीज़ें देखी, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास मेंस के लिए जो सरकार बजट में बताती है, वो है जेंडर बजटिंग, वो है स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट सब स्कीम्स, ठीक है, SCSS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GS2 के लिए। देन ट्राइबल सब स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर GS2, ठीक है, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एटसेट्रा के अलग डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी पक्का ही पक्का आप इस पे सर्च कीजिए, नोट्स बनाने शुरू कीजिए। जेंडर बजटिंग पे तो वी विल नीड टू हैव इलैबोरेट लेक्चर्स, क्योंकि ये तो यूपीएससी का फेवरेट बन चुका है। ओके, देन यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स रहती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सरकार जो पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरा का पूरा खर्चा उठाएगी। सेंट्रल सेक्टर में स्टेट्स को भी कुछ पार्टिसिपेट करना पड़ता है, एंड अदरवाइज बाकी जो और भी सरकार के खर्चे ट्रांसफर वगैरह रहते हैं। ओके, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब जो सरकारी कंपनीज हैं कितना पैसा कमा रही हैं, एंड वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे सरकार के, जैसे रेलवेज, अब एक अलग से जो हमारा एक पूरा का पूरा एक बजट हुआ करता था उसको हमने 2017-18 में अपने नॉर्मल बजट का पार्ट बना दिया। वो सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, तो सरकार इसको भी बजट में बताती है। तो ये इसीलिए फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन आपको यहाँ बताने की कोशिश की गई है, कुछ अलग यहाँ पे चीज़ नहीं आती चमत्कारी, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारे पास जो कुछ डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। देन हमारे पास आता है आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, कि कितना सरकार ने आउटपुट निकाला, एंड कितना जो भी स्कीम थी 500 करोड़ या उसके ऊपर वाली, उस पर सरकार ने कितना जो खर्चा करके क्या उम्मीद की थी कि कितने इंडिकेटर्स कहाँ पहुँच जाएंगे, पहुँचे या नहीं पहुँचे, ठीक है। तो ये सरकार अब साथ में पार्ट बनाती है, एंड यूपीएससी मेन्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें भी रहती हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर हैं हमारे पास, एंड अकॉर्डिंगली हमें इन टर्म्स पर ध्यान देना जरूरी है। डेट सर्विस रेशो आपका होमवर्क है कि आपने बताना है, इस पे थोड़ा सर्च करेंगे, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, कि ठीक है कि ज़्यादा होना चाहिए कम। फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी। एंड देन हमारे पास कौन से आर्टिकल्स में क्या चीज़ें हैं, सिंपल सवाल रहते हैं कई बार पेपर में, हमें ये मिस नहीं करने। कितने हमारे पास डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं इस बार, चार्ज एंड वोटेड में क्या फ़र्क है। यूपीएससी मैंने आपको बताया था, आपका होमवर्क है कि बताइए यूपीएससी चेयरपर्सन की हमारी चार्ज सैलरी है या वोटेड सैलरी है, ठीक है दोस्तों। एंड देन एक और हमारे पास होमवर्क था आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 पे आप डालेंगे नजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे देश के कौन सेट करता है, आपने मुझे बताना है। 3 होमवर्क्स हैं, जो जितना ज़्यादा जो इसमें मेहनत करना चाहेगा उतना आगे निकलता जाएगा। एक सवाल इसमें से अगर अटक गया मान लीजिए, तो कितनी मजेदार चीज़ हो जाएगी ना, कि आपने सिर्फ आधा घंटा लगाकर कुछ सर्च किया था एंड 2 मार्क्स मिल गए आपको इस पर, ठीक है दोस्तों। 2 मार्क्स करते हुए ही प्री क्रैक होता है। प्री क्रैक करना जो मेरे हिसाब से इस वक्त हमारा सबसे मुश्किल स्टेप बन गया है पूरे के पूरे प्रोसेस का। इंटरव्यू छोड़ दीजिए, आप मेंस छोड़ दीजिए, प्री इज़ वेरी वेरी कंपेटिटिव, प्री इज़ वेरी टफ, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करेंगे। एंड सॉरी, तो बिफोर वी एंड हमारा, जैसे मेरे पास जगह नहीं है कहीं भी लिखने की, चलो मान लीजिए जहां भी लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज है एटसेट्रा, बहुत 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 वहां पे मेहनत करने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत टाइम से जो साथ हम लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही लो कॉस्ट में चीज़ें करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। एंड अकॉर्डिंगली देखिए, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा कोर्स दुनिया में, कोई भी ऐसे टेस्ट सीरीज है, गारंटी आपको बोलते कि अरे पक्का ही पक्का आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम जितना मेहनत करेंगे उसके बाद जितना आगे इंक्यूसिटिव होकर चीज़ों को सर्च करेंगे, उसके बाद सर्च करके उनके अपने जो नोट्स में या अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा चांस बढ़ता रहेगा क्रैक करने का। गारंटी कभी भी नहीं होगी। इसीलिए बिल्कुल जो एक ऑसम जो हमारे पास जो गाइडलाइंस हो सकती हैं वो है कि मेहनत करें निष्काम भाव से, कि ऑलराइट ध्यान रखें कि हाँ हमें रैंक निकालना है, ध्यान रखें कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन सिर्फ हर वक्त डरते रहेंगे कि अरे रैंक आएगा कि नहीं आएगा, प्री होगा कि नहीं होगा। अरे तो ऐसी बात नहीं है ना, थोड़ा एंजॉय भी तो करें, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जाने भी तो। देश के बारे में कितने सारे हमारे देश में नागरिक हैं, उनमें से कितने कम को पता होगा कि बजट में ये क्या क्या प्रेजेंट किया जाता है। एंड सिर्फ बहस करते रहते हैं कि बजट अच्छा है, बजट बुरा है। अरे पहले जानिए तो सही कि बजट बन कैसे रहे, तो आप बनेंगे दोस्तों देश का भविष्य बनेंगे। तो प्लीज़ बी वेल प्रिपेयर्ड, ठीक है। अच्छी मेहनत करके अच्छे अफसर बन के वहाँ जाइएगा, ऐसे ही बस जाके नहीं बैठ जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में दोस्तों। मैं वीडियो यहाँ बंद कर रहा हूँ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।